गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई का भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो ये पाठ भी बड़ा है तो एक भाग में पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम पहले भाग का अध्ययन शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जीवन की मौलिक इकाई तो कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, 1665 में उन्होंने देखा एक कार की पतली काट को खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा कि उसमें एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना दिखाई दी। उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे। इन प्रकोष्ठ को, छोटे छोटे कोष्ठ को उन्होंने सेल कहा। प्रत्येक छोटे कोष्ठ को एक छोटा कमरा कहा और उस छोटे कमरे का नाम इन्होंने दिया सेल। और हर जीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं, इसीलिए जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को कहा गया है। अब हम कोशिका का मूल समझेंगे कैसी होती है। तो पादप कोशिका को देखिए, हमने प्रयोग किया था 9th में, प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी और उसको सूक्ष्मदर्शी में देखा था। तो इस प्रकार का चित्र आपको दिखाई दे रहा था। ये पेड़ की पत्ती की भी स्लाइड ऐसी बनती है और प्याज की झिल्ली की भी। हमको इसमें 3 रचनाएं दिखाई दे रही हैं। बीच में केंद्रक है और उसके आसपास कोशिका झिल्ली है और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा हुआ है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। जंतुओं में अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। रक्त कोशिकाएं देखिए गोलाकार हैं। अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, रेखित पेशी और अरेखित पेशी। तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका, ये अंडाणु, ये वसा कोशिका और ये शुक्राणु। तो हमने देखा कि जंतु में अनेक प्रकार की, पौधों में हमने देखा एक ही प्रकार की कोशिका होती है, लेकिन जंतुओं में अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, वसा कोशिका और शुक्राणु। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक कोषीय जीव और बहुकोषीय जीव। आप सब इन शब्दों से परिचित हैं। एक कोषीय जीव, जो जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं, इनकी सारी क्रियाएं, जीवन की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका संपन्न करती है। उत्सर्जन, प्रजनन, जनन, भोजन ग्रहण, जितने भी कार्य होते हैं वो सब एक ही कोशिका से शुरू होते हैं और ख़त्म होते हैं। इनकी आयु बहुत कम होती है। इसमें अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम आदि जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब बहुकोषीय जीव देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि ये जीव एक से अधिक विभिन्न कोशिकाओं से बने होते हैं और इनमें प्रत्येक कोशिका का कार्य विभाजन होता है। मतलब हर कोशिका के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित होते हैं कि कौन सी कोशिका कौन सा कार्य करेगी। कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण होता है। मनुष्य, पेड़ पौधे, हाथी, चींटी आदि। अब कोशिका किससे बनी होती है? मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो इसके 3 मुख्य घटक हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली इसको आकार प्रदान करती है और विभिन्न कोशिकाओं से पृथक करती है। बीच में आप देख रहे हैं केंद्रक है और प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में एक द्रव भरा हुआ है, उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो 3 मुख्य घटकों से बनी है हमारी कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। हम अध्ययन करेंगे प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, कैसे बनी होती है, इसका क्या कार्य है। तो यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। जैसे एक कोशिका ये हो गई, एक कोशिका ये हो गई, एक कोशिका ये हो गई, तो ये प्रत्येक कोशिका को एक दूसरे से अलग करती है। ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिकाओं में। मुख्य बात देखिए, यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की होती है। यह वर्णात्मक पारगम्य होती है, मतलब कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाहर जाने देती है, सभी पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर नहीं जाने देती। यह लचीली होती है। आवागमन कैसे होता है देख लेते हैं हम। इसकी 2 क्रियाएं होती हैं, एक विसरण और एक परासरण। कि प्लाज्मा झिल्ली
के अंदर और बाहर पदार्थों का संचार या आवागमन कैसे होता है। तो पहली क्रिया है विसरण। इस प्रक्रिया के तहत पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। ऑक्सीजन और CO2 विसरण क्रिया के द्वारा ही कोशिका की झिल्ली के आर पार जाते हैं और वापस आते हैं। परासरण देखिए, इस प्रक्रिया के तहत द्रव पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। इस प्रक्रिया के तहत द्रव पदार्थ की गति, उसमें था पदार्थ की गति, इसमें है द्रव पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। जल परासरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका के अंदर जाता है और बाहर आता है। दो प्रकार का होता है, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। अब देखिए, ये आपको समझाया गया है कि सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। तो पहला है अति परासरण दाबी विलयन। कैसे समझेंगे इसको, चित्र भी बना गया है। कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक हो, कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक हो तो कोशिका के अंदर से जल निकल जाता है। पहले ही बताया मैंने आपको कि द्रव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। तो कोशिका के अंदर सांद्रता जल की क्या है, ज़्यादा, और बाहर कम है, तो कोशिका के अंदर से जल बाहर आ जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। कोशिका के अंदर से जल बाहर आ जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। दूसरा है समपरासरी। नाम से स्पष्ट है कि दोनों तरफ का दाब का विलयन कैसा है, समान है। तो जब कोशिका के अंदर और बाहर सांद्रता समान हो, द्रव की सांद्रता समान हो तो कोशिका के अंदर द्रव जाएगा भी नहीं और बाहर भी नहीं आएगा, तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा देखेंगे अल्प परासरण दाबी विलयन। जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर के सांद्रता से कम होती है। अब क्या हो रहा है, कोशिका के अंदर की सांद्रता द्रव की क्या है, कम है, बाहर ज़्यादा है, तो बाहर का पानी अंदर चला जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। तो उदाहरण हम देखते हैं कि अंगूर को शक्कर के पानी में डालने पर सिकुड़ जाना और किशमिश को पानी में डालने पर फूल जाना, ये सब इन्हीं परासरण क्रियाओं के अंतः परासरण और बाह्य परासरण और अति परासरण दाबी और अल्प परासरण दाबी उदाहरण हैं। अब देखिए और चित्र से समझेंगे हम। पहला देखिए अति परासरण दाबी विलयन कैसा है। ये अंदर द्रव की सांद्रता ज़्यादा, बाहर कम। सम परासरण दाबी विलयन, अंदर और बाहर देखिए आप कण समान रूप से वितरित हैं, मतलब द्रव के सांद्रता दोनों तरफ बराबर है, कोशिका के अंदर भी और कोशिका के बाहर भी। अल्प परासरण दाबी देखिए, कोशिका के अंदर द्रव का सांद्रण कम है और कोशिका के बाहर ज़्यादा, इसलिए बाहर से अंदर की ओर पानी जाएगा, यहाँ अंदर से बाहर की ओर पानी आ जाएगा। तो ये किशमिश या अंडे के द्वारा हम शाला में प्रयोग करते हैं और इनको भली भांति समझते हैं। अगला अंगक है कोशिका भित्ति। यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है पादप कोशिका में। ये सख्त होती है, मोटी होती है, सरंध्र होती है। सख्त होती है, कड़क होती है, मोटी होती है, इसमें छिद्र पाए जाते हैं, मृत संरचना होती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ये सेलुलोज से बनी होती है। आपको ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किस से बनी होती है, तो आप बताएंगे कि ये सेलुलोज से बनी होती है। और दो कोशिका भित्तियों के बीच मध्य भित्ति, ये देखिए एक बारीक लाइन दिख रही है, ये एक कोशिका और एक कोशिका के बीच में एक मध्य, ये ब्राउन कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये है मध्य कोशिका भित्ति। हम देखेंगे केंद्रक, हेडक्वार्टर, कोशिका का मुख्य अंग। हेडक्वार्टर यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये कार्य पूछा जाता है आपसे, केंद्रक का मुख्य कार्य बताइए। यह खालिस्तान में पूछा जाता है कि यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक होता है।
इसके चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली और अंदर एक केंद्रक द्रव होता है। अब केंद्रक द्रव में क्या होता है? केंद्रकाय और क्रोमेटिन धागे जैसी संरचना होती है। यही क्रोमेटिन डीएनए से बने होते हैं और आनुवंशिक गुणों के ये वाहक होते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग है। यह इसे हेडक्वार्टर बोलते हैं और यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब कोशिका के प्रकार यहाँ और दिए हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, कि वे कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता, अर्थात इनका केंद्रक अस्पष्ट होता है। केंद्रक के आसपास कोई झिल्ली नहीं होती। उसका उदाहरण है बैक्टीरिया। अब यूकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है और इनमें स्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। अमीबा, पादप कोशिकाएं और सभी जंतु कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। हमने देखा था कि 3 घटकों से बनी है कोशिका, कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, उसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो सिस्टोल जलीय द्रव होता है। अनेक प्रकार के इसमें प्रोटीन होते हैं। कोशिका अंगक, यह कोशिका के अंग होते हैं जो कोशिका के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। एक कोशिका के अंदर, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर इतने कोशिकांग जो आपको दिख रहे हैं वो सब पाए जाते हैं। अंतर्दब्बी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानी, ये सब एक कोशिका के अंदर इतने कोशिकांग पाए। तो बच्चों, आज के लिए जीवन की मौलिक इकाई का इतना भाग ही हम पढ़ेंगे। इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग 2 में आपको इन्हीं सब अंतर्दब्बी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, रसधानियाँ, इनकी संरचनाएं, इनके कार्य, जंतु कोशिका, पादप कोशिका का चित्र और उनमें अंतर समझाऊंगी। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए और यदि जो भी परेशानी हो तो मुझसे फ़ोन करके पूछिए, या फिर जो ऑनलाइन क्लास होती हैं हमारी, उसमें भी आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू।